हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो ऑफ इन्वेस्टिंग फॉर बिगनर सीरीज़। हम सब आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जैसे कि अभी एलआईसी का आईपीओ आया था। तो आईपीओ होता क्या है? आईपीओ इज़ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी कोई कंपनी पब्लिक से पैसा रेस करना चाहती है तो उसके लिए उसे स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, आईपीओ में हम इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, पर कई बार उसके कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो हमें पता नहीं होते हैं और फाइनली हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आईपीओ में प्राइस बैंड क्या होता है, बुक बिल्डिंग इशू क्या होता है, इसके अलावा अलॉटमेंट कैसे मिलता है, अप्लाई कैसे करना है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जिसके आंसर हमारे पास नहीं होते हैं। सो आज इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। कोई भी कंपनी स्टार्ट करने के लिए आइडिया सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उस कंपनी के लिए बहुत यूज़फुल रहते हैं, जैसे कि टाइम, डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड फंडिंग। किसी भी कंपनी में फंडिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है। सो ओवरऑल आईपीओ को समझने से पहले हम कंपनी के फंडिंग प्रोसेस को समझ लेते हैं कि स्टार्टिंग से लेकर आगे तक उसमें फंडिंग कैसे आती है। सबसे पहला है प्री सीड फंडिंग। जब भी कोई कंपनी शुरू होती है तो स्टार्टिंग में वो अपने कंपनी का हिस्सा किसी और से शेयर नहीं करना चाहते हैं। तो इसके लिए उस कंपनी के जो ओनर्स हैं, उनके फैमिली मेम्बर, रिलेटिव्स, वो सब मिलके उस कंपनी के लिए फंडिंग करते हैं। इस स्टार्टिंग स्टेज को बूटस्ट्रैपिंग स्टेज भी बोला जाता है। नेक्स्ट इज सीड फंडिंग स्टेज। मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स जो होते हैं लाइक 23% प्री सीड फंडिंग में फेल हो जाते हैं। ऐसे टाइम पे नेक्स्ट फंडिंग राउंड का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ एंजल इन्वेस्टर्स आते हैं और कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। एंजल इसलिए क्योंकि उन्होंने इस कंपनी में ऐसे टाइम पे इन्वेस्टमेंट किया है जब कंपनी को ग्रो होने के लिए बहुत ज़रूरत है, और बिकॉज कंपनी अभी बहुत रिस्कियर है क्योंकि अभी तक ये कम्प्लीटली सक्सेसफुल नहीं हुई है, तो ओनर्स को, एंजल इन्वेस्टर्स को कंपनी का कुछ परसेंट स्टेक भी देना होता है। नेक्स्ट आता है सीरीज़ ए, बी, सी एंड बियॉन्ड फंडिंग। इसमें ये होता है कि जो कंपनी का ओवरऑल ग्रोथ है वो थोड़ा हो चुका होता है एंड उन्हें और मार्केट में ग्रो करने के लिए, अपना रीच बढ़ाने के लिए फंडिंग की ज़रूरत होती है। तो डिफरेंट इक्विटी फर्म्स, बैंक एंड इसके अलावा वीसीज जो होते हैं वो आके कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। एंड इन 3 स्टेजेस के बाद अब कंपनी को और ग्रोथ करना है तो इसके लिए उन्हें पब्लिक से जाके पैसे उठाने होते हैं। उसके लिए आता है आईपीओ, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। फ्रेंड्स, अब आईपीओ को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अब ये समझ लेते हैं कि आईपीओ से आने वाले पैसे का कंपनी यूज़ कहाँ पे करती है। फर्स्ट इज़ बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। लेट्स सपोज कंपनी अभी किसी एक स्टेट में लाइक गुजरात, अब उनको अदर स्टेट्स में भी अपना बिजनेस ग्रो करना है और अपना रीच बढ़ाना है, तो इसके लिए जो आईपीओ से पैसे आएंगे उसका वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ डेट रीपे करने के लिए, यानी कि उधार को रीपे करने के लिए। अगर कंपनी ने अपनी ग्रोथ के लिए कहीं से उधार लिया हुआ है तो उन्हें वो आईपीओ के मनी से भी रीपे कर सकते हैं। बिकॉज किसी भी कंपनी के लिए उनके अकाउंट में डेट होना थोड़ा नेगेटिव होता है, और अगर ज़्यादा डेट है तो वो और नेगेटिव हो जाता है। कई बार क्या होता है, जो अभी करंट में इन्वेस्टर्स हैं उनको भी कंपनी से एग्जिट लेना होता है, तो वो भी अपने शेयर सेल करते हैं इस आईपीओ में। नेक्स्ट है ग्रेटर पब्लिक अवेयरनेस। ये एक मॉनेटरी रीज़न नहीं है, बट जब भी कोई कंपनी आईपीओ लाती है तो मार्केट में एक बहुत ही बज़ क्रिएट होता है और सबको उस कंपनी के बारे में और डिटेल में पता चल जाता है। फ्रेंड्स, अब हम आईपीओ का पूरा प्रोसेस समझ लेते हैं, सारे स्टेप्स। सबसे पहला होता है टू हायर एन इन्वेस्टमेंट बैंक। जो कंपनी होती है उसको अपना पूरा आईपीओ प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए एक इन्वेस्टमेंट बैंक की हेल्प चाहिए होती है। तो इसके लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट बैंक से उनका सबसे पहले रेपुटेशन देखा जाता है कि उनका रेपुटेशन कैसा है मार्केट में। उसके बाद उन इन्वेस्टमेंट बैंक ने पहले जो आईपीओ किए हैं उसका ओवरऑल रिजल्ट कैसा रहा, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है। साथ ही साथ जो बैंक्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा है, मीन्स वो कहाँ से इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर आईपीओ के लिए। इन सारे फैक्टर्स को ध्यान रखते हुए ओवरऑल एक इन्वेस्टमेंट बैंक सेलेक्ट किया जाता है। अगर आईपीओ का जो अमाउंट है वो छोटा है तो एक इन्वेस्टमेंट बैंक रखा जाता है, और अगर आईपीओ बड़ा होने वाला है तो उसके लिए मल्टीपल इन्वेस्टमेंट बैंक्स का ग्रुप भी क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप इज़ डॉक्यूमेंट वर्क। डॉक्यूमेंट वर्क में अंडर राइटर्स का एक बहुत बड़ा मेजर रोल होता है, एंड हम इन्वेस्टमेंट बैंक्स को ही अंडर राइटर्स बोलते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि कंपनी सारे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करे
और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके मुताबिक काम करे एंड उनका जो फाइनेंशियल डेटा है वो भी पब्लिक तक पहुंचाए। इन्वेस्टमेंट बैंक्स ये भी इंश्योर करते हैं कि आईपीओ के जो एप्लीकेशन है वो मैक्सिमम नंबर्स में आए और सारे शेयर्स फिल हो जाएं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो ये भी गारंटी लेते हैं कि जो भी शेयर्स रह जाएंगे, जो पब्लिक जिसके लिए अप्लाई नहीं करेगी, वो इन्वेस्टमेंट बैंक खुद ले लेंगे। नेक्स्ट इज़ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी कि RHP। सो इन्वेस्टमेंट बैंक इसको क्रिएट करने में भी कंपनीज़ की हेल्प करते हैं एंड RHP डॉक्यूमेंट में कंपनी रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन्ड होती है एंड जनरल पब्लिक को ये पब्लिश भी किया जाता है। सो इससे कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिट, उनका जो भी सेल्स रहा है, आगे फ्यूचर में उनकी प्लानिंग क्या है, इन सब के बारे में पता चल जाता है। नेक्स्ट इज़ प्राइसिंग। IPO का साइज़ क्या होगा, ओवरऑल कितने शेयर्स होंगे हर एक लॉट में, ये सब डिसाइड करने के लिए इन्वेस्टमेंट बैंक कंपनी की हेल्प करती है। इसमें सबसे पहले ये डिसाइड किया जाता है कि कंपनी का वैल्यूएशन क्या होगा। सो इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स सपोज एक कंपनी है, वो कंपनी IPO लाना चाहती है, तो सबसे पहले अब कंपनी का एक वैल्यूएशन डिसाइड किया जाएगा एंड इमेजिन उसका वैल्यूएशन 10,000 करोड़ का रखा गया एंड कंपनी अपना 10% ऑफ द शेयर्स डाइल्यूट करना चाहती है इस IPO में। सो 10% ऑफ 10,000 इट मीन्स 1,000 करोड़। सो IPO का जो इशू साइज़ है वो 1,000 करोड़ का रहेगा। इशू साइज़ मतलब कितने पैसे रेज़ किए जाएंगे। सो टोटल 1,000 करोड़ पब्लिक से रेज़ किया जाएगा। सो नेक्स्ट इज़ इशू प्राइस। इशू प्राइस का मतलब होता है कि एक शेयर का प्राइस क्या रखा जाएगा। लेट्स सपोज हमारे एग्जांपल में यहाँ पे कंपनी ने एक शेयर का प्राइस रखा है 100 रुपये। सो अकॉर्डिंग टू दिस टोटल नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे 10 करोड़। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1,000 करोड़ जो है ये टोटल अमाउंट ऑफ मनी है जो पब्लिक से रेज़ किया जाएगा एंड 10 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स है जो पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इशू साइज़ और इशू प्राइस डिसाइड करने में मार्केट कंडीशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। फ्रेंड्स, एक कंडीशन होती है कि अगर हम किसी IPO में अप्लाई करना चाहते हैं तो हम मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स हम ऐसा नहीं कर सकते कि मैं 1,000 के IPO में अप्लाई कर दूंगा, 2,000 रुपये से IPO में अप्लाई कर दूंगा। हमें मिनिमम एक लॉट बाई करना होता है एंड रिटेल कैटेगरी में कोई भी इन्वेस्टर मैक्सिमम 2 लाख रुपए एक IPO में लगा सकता है। सो लेट्स सपोज हमारे इस एग्जांपल में एक लॉट में टोटल 150 शेयर्स रहेंगे। मीन्स जो लॉट है उसका टोटल अमाउंट रहेगा 15,000 रुपीज़ एंड अकॉर्डिंग टू SEBI गाइडलाइंस किसी भी लॉट का साइज़ 10,000 से लेकर 15,000 के बीच में ही रहना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इशू प्राइस देने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है फिक्स्ड प्राइस, दूसरा होता है बुक बिल्डिंग। फिक्स्ड प्राइस में किसी भी शेयर का एक फिक्स्ड अमाउंट फिक्स किया जाता है, जो कि हमने यहाँ पर एग्जांपल में देखा, एक शेयर का प्राइस है 100 रुपये। नेक्स्ट होता है बुक बिल्डिंग। इसमें कंपनी शेयर का प्राइस एक रेंज में रखती है। मान लीजिए एक शेयर का प्राइस है 80 रुपये से लेके 100 रुपये के बीच। तो कंपनी IPO का जो एप्लीकेशन आ जाते हैं सारे, उसके बाद एक इशू प्राइस डिसाइड कर सकती है इस रेंज के बीच में एंड आजकल मोस्टली IPOs में बुक बिल्डिंग इशू ही फॉलो किया जाता है। प्राइसिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है रोड शो का। इसमें कंपनी और इन्वेस्टमेंट बैंक डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो उनके IPO में अप्लाई करें। इसके लिए वो अलग अलग QIBs के पास जाते हैं। QIBs मीन्स क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। इसमें सभी बैंक्स आते हैं, म्यूचुअल फंड हाउस आते हैं और साथ में इंश्योरेंस कंपनीज भी होती है। नेक्स्ट इज़ नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इसमें HNI कैटेगरीज के सभी लोग आते हैं। HNI मीन्स हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स। जब भी कोई इंडिविजुअल 2 लाख रुपए से ज़्यादा का एप्लीकेशन IPO में लगाना चाहता है, सो दे आर कॉल्ड एज नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और वो इस कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ रिटेल इन्वेस्टर्स, यानी कि हम और आप। हम मैक्सिमम 2 लाख तक का एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं इस कैटेगरी के अंदर एंड हमें मिनिमम एक लॉट लेना होता है। रोड शो के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है एप्लीकेशन प्रोसेस का। इसमें अलग अलग प्रोसेस से IPO में अप्लाई किया जा सकता है। पहले ये प्रोसेस थोड़ा टफ था। मीन्स मोस्टली ये ASBA से किया जाता था। ASBA मीन्स एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। बट ये प्रोसेस अब बहुत ज़्यादा ईजी हो चुका है। सभी स्टॉक ब्रोकर कंपनीज जो हैं और जो ऐप्स हैं
वो सब इसका जो प्रोसेस है वो प्रोवाइड करते हैं एंड हम इजीली यूपीआई के थ्रू आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपके अकाउंट से पैसे ब्लॉक हो जाते हैं एप्लीकेशन देने के बाद एंड अगर आपको शेयर्स एलोकेट होते हैं तो वो पर्टिकुलर अमाउंट आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है या फिर वो अनब्लॉक हो जाता है। मोस्टली एप्लीकेशन प्रोसेस 3 से 5 दिन का होता है, जैसे कि LIC के केस में अभी ये 5 दिन का था एंड कैंपस IPO जो आया था शूज़ का वो 3 दिन का था। एप्लीकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है अलॉटमेंट का। इसमें जिन लोगों ने भी इस IPO में अप्लाई किया है उन सबको या तो शेयर्स एलोकेट होते हैं या फिर अगर एलोकेट नहीं हो पाए हैं तो जो अमाउंट उनका ब्लॉक हुआ था वो अनब्लॉक कर दिया जाता है एंड ये बहुत इजीली कुछ वेबसाइट्स के थ्रू बता दिया जाता है या फिर पर्सनल मैसेजेस भी आते हैं एंड मेल भी किया जाता है। फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सबको अलॉटमेंट नहीं मिलता है। लेट सपोज एग्जांपल लेते हैं, एक IPO आया 10,000 शेयर्स के लिए और जो एप्लीकेशन है वो उससे 10 टाइम्स ज़्यादा आ चुके हैं। देन इसका जो प्रोसेस होता है मैं आपको अलग से वीडियो में समझाऊंगा कि ऐसे केसेस में जब ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है किसी IPO में तो शेयर्स एलोकेट कैसे होते हैं। IPO एलोकेट होने और शेयर मार्केट में लिस्ट होने के बीच में मैक्सिमम 3 डेज़ का गैप हो सकता है एंड इसमें कंपनी सबके रिफंड इनिशिएट करती है जिन लोगों को भी IPO एलोकेट नहीं हो पाया है। IPO प्रोसेस को सेबी यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कंटिन्यूसली मॉनिटर करती है ये जानने के लिए कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं या नहीं एंड अगर ऐसा नहीं होता है तो कुछ ना कुछ एक्शन भी लिया जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अभी रुचि सोया का IPO आया था। उसमें सेबी को ऐसा लगा कि कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की गई है। सो IPO एप्लीकेशन बंद होने के बाद सेबी ने कंपनी को डायरेक्ट किया कि आप एप्लीकेशन वापस लेने का प्रोसीजर भी पब्लिक को अवेलेबल करवाइए एंड मोस्टली ऐसा होता नहीं है। कुछ प्रॉब्लम सेबी को लगी इसलिए सेबी ने एक्शन लिया। फाइनली वो दिन आता है जिस दिन जो IPO है वो शेयर मार्केट में लिस्ट होता है एंड ये मोस्टली सुबह 10 बजे होता है। इसके बाद सारे शेयर्स के ट्रेड शुरू हो जाते हैं एंड इनको ख़रीदा भी जा सकता है एंड अगर आप अपने शेयर्स को सेल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लिस्टिंग डे कंपनी के लिए एक बहुत ही अच्छा दिन होता है एंड इसको सेलिब्रेट भी किया जाता है। फ्रेंड्स, आई होप अब आपको IPO अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड आप भी नेक्स्ट IPO में ज़रूर अप्लाई करेंगे। मैं IPO रिलेटेड वीडियोस लाते रहता हूं एंड जब भी कोई IPO आता है तो उसका रिव्यू वाला वीडियो भी अपलोड करता हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। आई होप आज की इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। स्टे ट्यून्ड।